हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू करेंगे और खासकर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखने की कोशिश करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। जानेंगे कि दरअसल इंडिया के पॉपुलेशन चेंजेस जो डेमोग्राफिक चेंज है उसमें कितने फेजेस थे, उन सभी के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक डाटा जो इंडिया के पॉपुलेशन से रिलेटेड है उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इंडिया इज करेंटली होम टू अबाउट 1.21 बिलियन पीपल रिप्रेजेंटेटिंग अ फुल 17% ऑफ द अर्थ्स पॉपुलेशन। ये तो 2011 के सेंसस हैं, अभी 2021 के सेंसस नहीं हुए। लगभग 135 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है। दिस इज़ अ वे टू हाई नंबर देन दिस। तो जाहिर सी बात है कि एटलीस्ट 17 से 20% अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करता है। एंड व्हेन वी से पॉपुलेशन वी आल्सो से अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच कम ड्यू टू हेवी पॉपुलेशन। रीजंस फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या है रीजंस इंडिया में इस तरीके का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉपुलेशन का? सबसे पहला फिजिकल फैक्टर्स। चंद स्टेट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे एग्रीकल्चर में फर्टाइल हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत अच्छी तरीके से है, या फिर टेरेन जो है वहाँ का बहुत ही अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो फिजिकल फैक्टर्स जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ वॉट वन सच इंपॉर्टेंट रीजन इज़ फॉर सच अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कई बार माइग्रेशन वगैरह, बेस्ट एग्जाम्पल आप पार्टीशन की ही बात ले लीजिएगा। तो जाहिर सी बात थी कि कई लाखों करोड़ों जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुए हैं, और कई बार ड्रॉट्स या फिर फ्लड जैसे प्रॉब्लम्स जब इश्यूज आते हैं तो वहाँ पर भी हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगेन वहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी इश्यूज हैं। सोशियो इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट है, गुड एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सभी कई पुश और पुल फैक्टर्स हैं जो माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस कराते हैं। द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑफ कोर्स द अर्बनाइजेशन, द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सच अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नो डाउट अर्बनाइजेशन एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमने इन सभी के बारे में पिछले चैप्टर्स में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो इंडिया के ग्रोथ में जो है, पॉपुलेशन के ग्रोथ में हमें 4 मेन फेजेस देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4 मेन फेजेस। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 4 फेजेस में डिवाइडेड है। तो आइए इनके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला फेज 1, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रेफर्ड टू एज अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। 1901 से ही, 1 सेंचुरी पीछे से ही हम इसके बारे में बात करेंगे, इससे ऊपर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1901 से 1921 को इसे स्टैग्नेशन फेज भी कहा जाता है, स्टैग्नेंट या फिर स्टेशनरी फेज भी कहा जाता है। क्यों? इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वॉज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव बर्थ रेट ड्यूरिंग 1911 एंड 1921। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स फॉर हाई, कीपिंग द रेट्स ऑफ इंक्रीज लो। अच्छे खासे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो इन्फेंट चाइल्ड 5 साल के अंदर ही मर जाते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ही हाई थी। इवन डेथ रेट्स भी हद से ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी, एडिक्वेट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के पॉसिबिलिटीज़ नहीं थे। तो एवरेज जो लाइफ स्पैन था वो 45 से 55 ईयर्स के आसपास था। आज तो ये 65 के अबव है। तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल फील्ड अच्छा नहीं था, न्यूट्रिशनल वैल्यूज अवेयरनेस ज़्यादा लोगों में नहीं था। तो बर्थ रेट भी लो थे, बर्थ रेट और दोनों डेथ रेट जो है वो हाई ज़रूर थे, लेकिन उन्हें सस्टेन नहीं किए जाते थे। यानी कि बर्थ रेट को डिक्रीज नहीं कर पाए और डेथ रेट को जो है हम भले ही इंक्रीज क्यों ना हो, उन बच्चों की मौत होने से जो है हम बचा नहीं पाए। तो इसे पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन कहते हैं। दिस वाज द वेरी फर्स्ट पीरियड। Then comes the phase second. The decades 1921 to 1951 are referred as period of steady population growth. आहिस्ता से steadily population grow होते आया। An overall improvement in health and sanitation throughout the country brought down the mortality rate. दोनों में ही, बर्थ रेट्स में भी, बर्थ रेट्स में ऑफ कोर्स वो भी हाई थे, डेथ रेट्स भी हाई थे, लेकिन थोड़े बहुत कंडीशंस अच्छे हुए थे, ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया, हेल्थ और सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट किया गया। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फूड जो डिस्ट्रीब्यूट होता था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो उस ज़माने में अच्छा था, तो जाहिर सी बात थी कि न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा था। एडिक्वेट हेल्थ के फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही बैलेंस किए गए थे। द क्रूड बर्थ रेट रिमेंड हाई इन दिस पीरियड, लीडिंग टू हाइयर रेट देन द प्रीवियस फेज। क्रूड बर्थ रेट, बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो मर नहीं रहे थे इन्फेंट एज में, उन्हें कहीं ना कहीं सस्टेन सर्वाइव कर दिया जा रहा था। सो दिस वाज समवेयर अ पॉपुलेशन ऑफ स्टेडी ग्रोथ, इस पीरियड को, इस फेज 2 को जो हम कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो फेज था वो था फेज 3। द डेकेड 1951 to 1981 आर रेफर्ड एज अ पीरियड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। बोथ डेथ रेट भी हाई, डेथ रेट लो हुआ था, कम हुआ था, और बर्थ रेट्स बिल्कुल हाई थे। द वेरी परफेक्ट फेज फॉर एंटायर इंडियन पॉपुलेशन वाज दिस, इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी इसे कहते हैं।
ठीक है। इट वॉज कॉज्ड बाय रैपिड फॉल इन डेथ रेट बट अ हाई बर्थ रेट। यहाँ पर बर्थ रेट्स, क्रूड बर्थ रेट्स जो थे वो ज़्यादा तो थे, लेकिन बच्चों को बचा लिया भी जाता था कि पोलियो की वैक्सीनेशन वगैरह चल रही थी। अच्छा खासा जो था उन्हें फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, लैक्टेटिंग मदर्स को अच्छा खासा न्यूट्रिशन दिया जा रहा था। डेथ रेट्स भी कम हो रहे थे, क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, अवेयरनेस बढ़ा हुआ था, एवरेज लाइफ स्पैन जो था वो बढ़ रहा था। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज एज हाई एज 2.2%। आप देख सकते हैं एनुअल पॉपुलेशन का ग्रोथ जो था वो 2.2% से भी ज़्यादा था। High birth rate was due to developmental activities and growing economy which improved living conditions of people. These were the very few first years of our independence. हर चीज़ जो थी वो अच्छी खासी उस टाइम फ्रेम में मिल रही थी, अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी थी, तो पूरे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहे थे, तो लिविंग कंडीशन भी इंसान की बढ़ रही थी। दिस वॉज फेज 3. And as of now we are in phase 4, that is final phase. After 1981 till present the growth rate has started slowing down gradually. ग्रोथ रेट आहिस्ता आहिस्ता से गिर रहा था, लोगों को पता चल रहा था कि पॉपुलेशन हद से ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है। इट इज़ ड्यू टू डिक्लाइन इन क्रूड बर्थ रेट। बर्थ रेट्स जिस रेट से बच्चे पैदा हो रहे थे वो कम कर दिए गए, वो गिर रहे थे। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज। यस, दिस वॉज द वेरी टाइम फ्रेम व्हेन यू सी 18 ईयर्स मैरिज, ठीक है, और मेन के लिए 21 ईयर्स। एज ऑफ 2020 तो इसे और भी बढ़ाकर वुमेन के लिए 21 और मेन के लिए 25 कर देने की बात की जा रही है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन मीन एज एट मैरिज, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन कंट्री। इसीलिए कहते हैं कि वुमेन को पढ़ाओ, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट, दीज आर द रीजंस। क्योंकि जिस वक्त वुमेन को पता चलेगा, जब वो एजुकेट होगी, तो उसे सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। फर्टिलिटी रेट्स क्या हैं, माल न्यूट्रिशन क्या है, लैक्टेटिंग मदर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उन्हें बच्चों की अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें पता चल गया। तो करेंटली वी आर इन द फेज 4, दैट इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड फेज फॉर पॉपुलेशन। सो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। आगे चैप्टर में हम प्रॉब्लम्स जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है और उनसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सेंसस ऑफ इंडिया 2011, जो कि 2021 का सेंसस अभी आया नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।